what is democracy, why democracy, then we had done about the constitutional rights, the designs. यहाँ पर हमें करना है कि इलेक्शंस किस तरीके से होती हैं, क्यों वो ज़रूरी होती है, और उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का सारा रोल रहता है इसके अंदर. दिस वी हैव टू गो थ्रू इन दिस चैप्टर, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा, जिसमें डेफिनेशन है हमारे इलेक्शन का, कि इलेक्शन एक्चुअली में होता क्या है. अब हमें ये पता है इलेक्शन मतलब भाई जहाँ पे हम वोट करने जाते हैं, और हम जिसे वोट करते हैं वो हमारा पॉलिटिकल लीडर होता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है. तो हियर आई हैव रिटन, इट्स अ कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर गेटिंग पीपल्स सपोर्ट. तो क्या है ये इलेक्शन का मतलब, क्या है, एक कॉन्टेस्ट, एक कंपटीशन आप कह सकते हैं. तो इसमें करना क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है जो फाइट करती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, अपने अपने जो भी उनके मेमोज होते हैं, जो भी आइडियाज़ होते हैं वो हमें बताती है, और हम उसके हिसाब से उसे चूज़ करते हैं कि उसे उनमें से कौन जो है वो हमारे लिए बेस्ट होगा. तो हियर पीपल्स सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा पॉलिटिकल लीडर बनेगा, वो ही इलेक्शन में विन करेगा. तो जिस भी पार्टी के पास लार्जेस्ट सपोर्टर होते हैं वो पावर में आ जाती है और सरकार बना लेती है. और उसके ठीक नीचे, मतलब जैसे होता है ना, हम कोई भी रेस, कोई भी गेम है, कोई रेसिंग है, कुछ है, तो उसमें एक होता है जो फर्स्ट विनर होता है, एक होता है जो उसके नीचे होता है सेकंड. तो जो भी सेकंड होगा इस पूरी कॉन्टेस्ट में, जो सेकंड नंबर पे होगा, ही विल बिकम द अपोजिशन पार्टी, और बाकी के जो होंगे वो हमारे अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी. So the mechanism by which people can choose the representative at regular intervals and change them whenever they want to is called election. कि मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, एक तो चूज़ करने की अथॉरिटी होनी चाहिए, वो प्रोसेस जिसमें कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनने की आज़ादी है हमें, और ये रेगुलर इंटरवल्स पे. मतलब ऐसा नहीं कि इस बार इलेक्शन 2 साल पे हो गया, अगली बार 5 साल पे हो गया. जैसे हमने परवेज़ मुशर्रफ के बारे में भी देखा था कि रेफरेंडम के थ्रू उन्होंने मिलिट्री कूप करके, और रेफरेंडम के थ्रू उन्होंने खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट बना लिया था. तो इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए. इलेक्शंस बिल्कुल ही फेयर होने चाहिए, और वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए एट रेगुलर इंटरवल्स टू चेंज देम वेन एवर वी नीड. सेकेंड टॉपिक आता है, वाई डू वी नीड इलेक्शंस, क्यों चाहिए हमें इलेक्शन, क्या होगा इलेक्शंस होने से. इलेक्शंस होने से जो डेमोक्रेटिक, ये इलेक्शंस जो है एक तरीके से आपका डेमोक्रेटिक वे है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का, जिससे कि आप सेलेक्ट करते हो, इलेक्ट करते हो. इसके बाद जो भी रूल होगा वो एज़ पर पीपल्स विशेज़ होगा, लोगों के हिसाब से होगा. जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनको चूज़ करने की अथॉरिटी जो है वो हमारे पास होती है, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं. तो हम बहुत सोच समझ के ये डिसीजंस ले सकते हैं, इसीलिए इलेक्शंस होने चाहिए. वोटर्स जो है वो अपनी पार्टी को चूज़ कर सकते हैं जिसकी पॉलिसी उनको अच्छी लगेगी और सही लगेगी, और वही पॉलिसीज़ जो है वो आगे चलकर लॉ मेकिंग में उनको हेल्प करेगी. फिर है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. इलेक्शन डेमोक्रेटिक कब बनेगा, जब वहाँ पर क्या होगा, इक्वल वैल्यू ऑफ वोट्स होंगे, चॉइस ऑफ पार्टीज़ होगी, कैंडिडेट्स जो कि प्रेफर्ड है लोगों के द्वारा वो ही इलेक्ट किया जाएगा. रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन बहुत ही फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए. मतलब कि कोई भी धांधली इसमें नहीं होनी चाहिए. हमने कई ऐसी मूवीज़ देखी हैं जिसमें जब इलेक्शन होता है तो जो भी आपका इलेक्ट्रल पोल होता है या जो बूथ्स होते हैं, वहाँ से वो क्या करते हैं कि लोगों को डरा धमका कर अपने लिए वोट्स जो हैं वो करवा लेते हैं. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी उसको हम डेमोक्रेटिक तरीके का बोल सकते हैं. ये है एक एग्जांपल जो कि हरियाणा का है, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. हरियाणा जो है, इट हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस सिंस 1982 से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही. अब चौधरी देवीलाल जो कि अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने एक मूवमेंट किया जिसमें उन्होंने किया न्याय युद्ध, और वहाँ पे फॉर्म कर लिया उन्होंने लोक दल. अलग अलग नाम होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी का. जो भी नाम हम रखते हैं या जो भी नाम होता है वो किसी न किसी बेसिस पे है. जैसे आम आदमी पार्टी है तो आपको पता ही है कि वो किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई थी. देवीलाल ने फिर कैंपेन किया 1987 के टाइम पर, और जो वोटर्स थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया, और उनकी जो पार्टी है वो जीत गई. लेकिन 1991 में जो पार्टी है वो नहीं जीत पाई, और कांग्रेस ने वहाँ पर सरकार फॉर्म कर ली. तो इस तरीके से ये जो चीज़ है वो मेंटेन रही. अब बहुत सारे हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है कई सालों से रूल कर रही है, आज भी कर रही है, पहले भी कर रही थी,
और बहुत आगे आने वाले टाइम तक भी लोग ऐसा मानते हैं कि वो ही रूल करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं या तो उस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी इतनी तगड़ी होती है कि हम उसी को वोट करते हैं, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी मतलब उनके जो भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं, अब नरेंद्र मोदी जी को ही आप देख लीजिए कि कितने मतलब कई टाइम कई बार से वो ही कर रहे हैं, जबकि उनकी बहुत सारी जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं वो कई लोगों को गलत लगती है। देन ऑल्सो ही इज़ विनिंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए? तो यस, इसके डीमेरिट्स भी हैं, इसके मेरिट्स भी हैं। अब मेरिट्स तो आपके बेनिफिट होते हैं, डीमेरिट्स आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें वो होती है। तो सबसे पहला क्या है? डिसयूनिटी। आप देखते ही हैं कैसे लड़ाइयाँ होती हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे भी देखें, सोशल मीडिया आप छोड़ दीजिए, अगर हम न्यूज़ चैनल्स खोल लेते हैं तो वहाँ पर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कर रही है तो सेकंड आदमी जो है उसकी टांग खींचने में लगा हुआ है। वो अच्छा काम भी कर रहा है तो दूसरा उसको बोल रहा है, वो एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। पार्टी की पॉलिटिक्स होती है, डर्टी ट्रिक्स होती है, ताकि हम किसी तरीके से अपनी पावर और पोजीशन को बचा कर रखें। बहुत सारी हम देखते रहते हैं चीज़ें। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो होती हैं वो किसी भी पॉलिटिकल कंपटीशन में ये चीज़ फेयर इनफ नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज जिसकी सरकार है उसने कुछ चूज़ कर लिया और अगली सरकार कुछ और चूज़ कर लेगी। और उसके बाद ज़्यादातर जो अच्छे लोग होते हैं, जो भी ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स अच्छे लोगों को ख़राब कर देती है। तो ज़्यादातर जो अच्छे लोग हैं जो पॉलिटिक्स नहीं कर पाते, वो पॉलिटिक्स का मतलब ही है गॉसिप्स एंड ऑल दोज थिंग्स। अगर किसी को ये चीज़ नहीं आती और बिल्कुल सही तरीके से वो चल रहा है तो उसके लिए ये चीज़ काउंटर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ टू फाइट दिस पॉलिटिक्स। मेरिट्स आ गए। मेरिट्स में है हमारी रूलिंग पार्टी जो होती है वो अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि उसके ऊपर रिस्क होता है कि लूज़ कर सकती है। उसके बाद जो भी वोट्स हैं उसके लिए उसको अच्छा काम करना पड़ेगा। कंपटीशन जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनकरेज होता है। तो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ आर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हमारे कंट्री के अंदर इलेक्शन का सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले वोटर की लिस्ट जो होती है वो कंपाइल की जाती है, फिर इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है, फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, मतलब छोटे छोटे इलाके जहाँ पर इलेक्शंस का पर्पस जो है वो फुलफ़िल किया जाएगा। उसके बाद जो भी वोटर्स होते हैं उनको एक रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चूज़ करना पड़ता है। टोटल जो है लोकसभा की वो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जिनको कि हम MPs बोलते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और इसी तरीके से हर एक स्टेट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूंसीज डिवाइडेड है, मतलब एरियाज़ डिवाइडेड हैं, जहाँ पर हमारे जो इलेक्ट होते हैं वो होते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कि हम MLA बोलते हैं। फिर आता है डेट जो आती है जनरल इलेक्शन की, वो अनाउंस कर दी जाती है। और फिर आता है हर पार्टी का अपना पॉलिसी या मैनिफेस्टो जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे उनकी अपनी पॉलिसीज़ वो बताते हैं। जैसे होता है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना कुछ एक आइडिया होता है कि मुझे अगर मेरे पास पावर आ जाएगी तो मैं देश के साथ ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये डिक्लेरेशन यहाँ पर होती है। प्लस नॉमिनेशंस की लिस्ट, नॉमिनीज़ की जो लिस्ट है वो तैयार की जाती है यहाँ पर। फिर आ गया हमारा प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। भाई इलेक्शन होगा कैसे? तो इंडिया के अंदर सबसे पहला है हमारा डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, जिसमें कि आप बाउंड्रीज़ को फिक्स करते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी की। हर देश के अंदर होती है ये, या फिर अलग अलग प्रांतों में। फिर एक वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, फिर नॉमिनेशन के पेपर्स फिल करवाए जाते हैं। नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटनाइज़ किया जाता है कि जो भी बंदा इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। उसके बाद इलेक्शन की कैंपेन की बारी आती है। कैंपेन के बारे में तो क्या ही बोलें, इंडिया में तो कैंपेन जिस तरीके से होता है वो देखने लायक होता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है जब बहुत ज़्यादा पैसे से भी उस चीज़ को ख़रीदने की कोशिश की जाती है। फिर आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, मतलब क्या क्या रूल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। फिर हम वोटिंग का दिन आ जाता है, जहाँ भीड़ लगी होती है, हम सब वोट करने जाते हैं 18+ वाले लोग। उसके बाद उसकी काउंटिंग होती है, रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है और इलेक्शन की पिटीशन दायर की जाती है, जहाँ पर कि आपका इलेक्ट करके आप जिस भी पोस्ट पे हैं, जो भी चीज़ आपको दी गई है, जिस भी जगह पर आपको काम दिया गया है वो किया जाता है। ये हमारे हैं की टर्म्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इलेक्शंस जो हैं दे चूज़ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोगों का प्रतिनिधि लोकसभा में चुना जाता है। वो है आपका लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद है विधानसभा जो कि है स्टेट असेंबलीज़, और हर 5 साल के बाद इसके लिए फाइट बैक किया जाता है। लोकसभा के अंदर जो होते हैं वो MP होते हैं, और विधानसभा में जो होते हैं दे आर MLAs। फिर आ गए आपके बाय इलेक्शन होता है। इट इज़ हेल्ड टू चूज़ कैंडिडेट इन प्लेस ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव हु रिज़ाइन सडनली और डाइज। तो बाय इलेक्शन कब होंगे? जब भाई कोई बंदा टपक जाएगा या वो रिज़ाइन कर देगा
सडनली, मतलब जो टाइम पीरियड है 5 ईयर्स का अगर कैप है, 5 ईयर्स बाद इलेक्शंस होने हैं, उसके बीच में अगर कुछ हो जाता है तो बाय इलेक्शन किया जाता है। मिड टर्म इलेक्शन क्या है, ये तब होगा, इट इज़ डन टू कंस्टिट्यूट अ न्यू हाउस इफ़ लेजिस्लेचर इज़ डिसॉल्व्ड बिफोर इट्स फुल टाइम, कि पूरा टाइम कंप्लीट करने से पहले अगर जो भी पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, या जो भी अब आपका लेजिस्लेचर है, वो अगर डिसॉल्व हो जाता है, खारिज कर दिया जाता है किसी कारण से, देन वहाँ पर आपका मिड टर्म इलेक्शन होता है। अब आ गया ये प्रोसीजर इन डिटेल जो कि हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का करना है। सबसे पहले आपके जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ मतलब कुछ नहीं होता, छोटे छोटे एरिया होते हैं। तो इंडिया में क्या है, हर एक एरिया जो है वो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, हमारे देश को डिवाइड किया गया है इलेक्शन पर्पज़ के लिए, और हम अपने प्रतिनिधि को इन एरियाज़ में सेलेक्ट करते हैं। तो लोकसभा के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, 543 में एमपीज़ जो हैं वो जो भी इलेक्ट होंगे वो लोकसभा के लिए इलेक्ट होते हैं हमारे। उसके बाद आता है अगला, जो कि है डीमार्केशन फॉर स्टेट फॉर पॉलिटिक्स, की मतलब जो स्टेट है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। अगला है हमारा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़, कि मतलब ये जो इलाके हैं वो रिजर्व्ड किस तरीके से हैं, तो हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो ट्रू डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद हमारा जो हिस्टोरिकल या सोशल कल्चरल इकोनॉमिक रीज़न रहा है वीकर सेक्शन के लिए, वो हमेशा से रहा है, तो इस वजह से उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप देखिए एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वुमेन, इन सबको खास तौर पर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज दी गई है कि भाई ये जो इलाका है यहाँ से इनका ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, इसलिए दे कांट बी एक्सपेक्टेड टू प्ले द कंपटीशन ऑन सेम लेवल एज अदर पावर्स। तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज में अब आप देखिए कि रिजर्वेशंस का क्राइटेरिया सही भी है, गलत भी है, इस पर मैं कभी कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल चीज़ें देखें तो उसके हिसाब से जिनके साथ गलत व्यवहार किया गया है उनको आज के टाइम में हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज दे रखी हैं, ताकि वो भी इक्वली वहाँ पर स्टैंड कर सके। अगर वो, क्योंकि हर किसी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। आता है वोटर्स लिस्ट, वोटर्स लिस्ट में क्या है, इलेक्टोरल रोल जो है वो लिस्ट होती है लोगों की, जो कि इलेक्शन के लिए वोट करने के लिए जो एलिजिबल होते हैं। क्या क्या है एलिजिबिलिटी, 18 ईयर्स प्लस होने चाहिए। आप लोगों को अभी ये करने में 2-3 साल का टाइम बचा हुआ है, 3 साल के बाद आपके पास भी अथॉरिटी होगी अपने सरकार को चूज़ करने की। हर एक सिटीज़न जो कि रिगार्डलेस है उसकी कास्ट से, उसकी जेंडर से, वो सारे मतलब कोई भी जेंडर का बंदा, कोई भी कास्ट का बंदा वोट कर सकता है। पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है और क्रिमिनल्स हैं, अनसाउंड माइंड मतलब जो पागल है, जिसको समझ नहीं है इस बात की, उसको डिनाई किया जाता है, मतलब कि वो वोट नहीं कर सकते। एवरी एलिजिबल वोटर इज़ बीइंग इशूड एन आइडेंटिटी कार्ड बाय द गवर्नमेंट। हर एक को एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। आपके घरों में बहुत सारे लोग वोट करने जाते होंगे, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, तो वहाँ आप देखते होंगे कि उनका एक कार्ड दिया जाता है, एक छोटी सी पर्ची भी मिलती है जिस पे सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है। एंड व्हेन यू गो टू द वोट बूथ एरिया, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ शो करके, आइडेंटिटी शो करके अंदर जाना होता है। आपका एक इलेक्शन कार्ड भी बनता है। फिर है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो नॉमिनेशन का मतलब क्या है कि कौन अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, कौन कैंडिडेट बन सकता है। तो पर्सन जो भी कॉन्टेस्ट करना चाहता है इलेक्शन में, उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर कुछ पैसा उसको जमा करना पड़ता है। अब क्या है, लीगल डिक्लेरेशन जो है फुल डिटेल्स की कैंडिडेट की वो मस्ट है, जिसमें कि क्लासिफिकेशन हमारे कैंडिडेट्स की 2 तरीके की है, इंडिपेंडेंट, पार्टी कैंडिडेट्स। इंडिपेंडेंट कौन है, इंडिविजुअल्स जो कि कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं अपनी मर्जी से अकेले, और दूसरा है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको एक तरीके से स्पॉन्सर कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट में क्या होगा, ये अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि मॉडर्न जो इलेक्शन की जो भी हमारी टेक्निक है वो नहीं कर पाते। इनको कैंपेन करने में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि भाई इनको कोई जानता नहीं है। अगर कोई जान नहीं रहा तो कैंपेन करने जाएंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं इनकी, तो शुरू में इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या है, वोटर्स के लिए आसान होता है उस कैंडिडेट को समझना, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी न किसी पार्टी को बिलोंग कर रहा होता है, वो पार्टी उसे रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो हमें पार्टी के बारे में ऑलरेडी पता होता है। जैसे कांग्रेस की पॉलिसीज़ हमें पहले से पता है, हमें बीजेपी का क्या मोटो है वो हमें पहले से पता है। कैंपेनिंग यहाँ पे ईजी हो जाती है, और जो ईजी स्टेप होते हैं इनके बूथ्स पे जो भी चीज़ें इनको करनी है वो सब बहुत आसानी से मैनेज हो जाती हैं। फिर है हमारा इलेक्शन कैंपेन। अब इलेक्शन कैंपेन क्या है हमारा, तो ये जो है बिफोर अ जुडिशियस मतलब कि सही तरीके से चॉइस बनाने से पहले वोटर को इन्फॉर्म होना चाहिए। क्या इन्फॉर्म होना चाहिए कि कौन बेटर है,
कौन सी पार्टी जो है वो बेटर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। कैंडिडेट और पार्टीज जो हैं दे कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स एंड एड्रेस मास गैदरिंग्स, ताकि वो मतलब क्या चीज़ है कि जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें जो भी कैंडिडेट्स होते हैं और जो पार्टीज़ होती है वो अपने वोटर्स को अपने बारे में बताती है, ताकि मास गैदरिंग को एक बार में इकट्ठा करके एड्रेस कर सके और जो भी सपोर्टर्स हैं उनको मोबिलाइज़ किया जा सके, मतलब कि टारगेट किया जा सके। फिर आता है इलेक्शन लॉ के हिसाब से ये आगे बाउंडेशंस रिस्ट्रिक्शंस। तो इसमें क्या है, कोई भी जो इलेक्शन लॉ है वो क्या कहता है, कोई भी पार्टी आपको ब्राइब नहीं कर सकती, मतलब घूस नहीं दे सकती, आपको डरा धमका नहीं सकती, मतलब थ्रेटन नहीं कर सकती, और किसी को भी कोई कास्ट या रिलीजन के बेस पर अपील नहीं कर सकता कि भाई तू तो मेरी जाति का है मुझे ही वोट करियो, ऐसा नहीं होता है। आप गवर्नमेंट रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते कैंपेन के लिए। उसके अलावा आप 25 लाख से ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकते। ये जो अमाउंट है ये बढ़ता घटता रहता है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द ईयर वाइज जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। लोकसभा का भी अलग है, मतलब एक पार्टी फंड के नाम पर कोई एक चीज़ जो है वो बाउंडेड की जाती है, रिस्ट्रिक्शन किया जाता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लास्ट पेज, बस हमारा ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है। तो ये जो लास्ट पेज है, आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 4 पार्ट्स। तो ये 4th पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट, जिसमें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है। क्या है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कि क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो कोई भी जो पार्टी है, जो कैंडिडेट है, दे कैन यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब कि वो कोई भी जगह चुन सकते हैं, कहीं पर भी पूजा आराधना कर सकते हैं। वो किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल को, एयरक्राफ्ट को यूज़ नहीं कर सकते। एक बार जब इलेक्शन अनाउंस हो गए तो वो किसी भी नए प्रोजेक्ट की फाउंडेशन नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर क्या आएगा, लालच आ जाएगा। लेकिन चलो ये एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ऑल्दो ये फॉलो नहीं किया जाता है ज़्यादातर जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसके थ्रू ये लोग दे ट्राई टू प्ले विद आवर माइंड। और ये क्या करते हैं कि वो उसी टाइम पर जैसे उनकी सरकार का मतलब नए इलेक्शंस का टाइम आ रहा है, वो फटाफट से एक नई फाउंडेशन रख देंगे, बोलेंगे अरे अगर हमारी सरकार बन गई तो आने वाले 10 सालों में हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और लोग उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। फिर आ गया हमारा पोलिंग एंड काउंटिंग। ये तो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो वगैरह है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल्स हैं, तो हम ये साथ में भी कर सकते हैं इसके। इसमें जैसे इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है, जो भी पार्टी का मैनिफेस्टो है, मतलब जो भी प्रोग्राम है उसका, कि किस तरीके से वो कैंपेन करेगा। कैंपेन करने से पहले उसको अपना एक टेक्निक, एक मैनिफेस्टो बनाना पड़ता है, जैसे टीचर्स को पढ़ाने से पहले नोट्स बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर इट टेल्स वोटर्स व्हाट पार्टी थिंक्स अबाउट मेजर इश्यूज ऑफ द पॉलिसीज़, की मतलब जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो भी सरकार लेके आ रही है उसके बारे में वोटर्स क्या थिंक करते हैं, पार्टी क्या सोचती है उसके बारे में, ये हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है। उसके अलावा ये बताते हैं कि क्यों पार्टी जो है वो सरकार के साथ एग्री या डिसएग्री करती है, कि क्यों पार्टी जो है वो उसको मान रही है या नहीं मान रही है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल्स आ गए, हर पार्टी का अपना एक सिंबल होता है ताकि हम उसे पहचान सकें, क्योंकि हमारे देश के अंदर हर कोई जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो अगर वहाँ पे पार्टी का नाम लिखा भी है तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो सिंबल से पहचानते हैं। अगर हाथ बना हुआ है तो वो कौन सी पार्टी है, अगर हाथी बना हुआ है तो वो कौन सी पार्टी है, अगर कमल बना हुआ है तो वो कौन सी पार्टी है, यही वो उसका डिस्क्रिप्शन होता है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और इलेक्शन कमीशन को भी, इलेक्शन कमीशन जो है ये इलेक्शन कमीशन वो सिंबल जो है वो उनको अपॉइंट करता है, अपॉइंट या फिर मतलब अलॉट करता है, सॉरी अलॉट करता है। कैसे अलॉट करता है, किसी का भी वो कॉपी नहीं कर सकते, कोई किसी और का कॉपी नहीं कर सकता। फिर पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स आ गए। अब आ गया ये वाला दिन जिसमें कि पोलिंग हो रही है, काउंटिंग हो रही है। तो इलेक्शन वाले दिन हर पर्सन जो है जिसका भी नाम वोटर्स लिस्ट में है वो नियर बाय बूथ पे जाता है और वहाँ वोट करता है। इलेक्शन ऑफिशियल्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं उसको और उसके उंगली पे एक निशान बना देते हैं ताकि वो वोट कर सके। फिर ईवीएम मशीन्स होती हैं, ये आजकल यूज़ हो रही हैं। जब एक बार पोलिंग ख़त्म हो जाती है, ईवीएम मशीन को सील कर दिया जाता है, फिक्स डेट पे उसे ओपन किया जाता है। उसके बाद जो कैंडिडेट जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स होते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो वहाँ से जीत गई, ऐसा बताया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि वो इलेक्टेड है वहाँ पे। जनरल इलेक्शंस जो भी हैं हमारे, उसके अंदर जो काउंटिंग होती है सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो सेम टाइम सेम डेट पर की जाती है ताकि कोई भी क्योस ना हो। फिर आ गया इलेक्शन का पिटिशन जो कि लास्ट है। इसमें क्या है, इफ़ कैंडिडेट इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय द वे इलेक्शन इज़ हेल्ड ही कैन गो टू कोर्ट एंड क्वेश्चन। कि मतलब अगर जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसको लगता है कि कोई धांधली की गई है, कोई गलत काम किया गया है इलेक्शन के उसमें, तो फिर वहाँ पर वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कोर्ट में और इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है।
अब आ गया हमारा चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, मतलब भाई क्या गड़बड़ी यहाँ पर हो सकती है। तो अब आप देखिए कि इस टॉपिक में क्या है हमारा, पार्टीज़ विद द मनी हैव एडवांटेज, कि जो भी पार्टीज़ के पास मनी का एडवांटेज है वो यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। क्रिमिनल कनेक्शंस जो हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, टिकट्स जो हैं वो रिलेटिव्स को ज़्यादा मिलती हैं, जो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज हैं कुछ गरीब लोगों को, भाई जिनके पास फंडिंग्स नहीं है उनको प्रॉब्लम आती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। फिर आ गया हमारा कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्शन कमीशन है इसमें हमारा जो कमीशन होता है इसका काम क्या है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना काम करना, वोटर्स के लिस्ट को तैयार करना, उनके वोटिंग्स को पूरा काउंटर करना। अब इसके अंदर क्या है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको तो पता ही है कि पीएम से ज़्यादा पावर कहीं ना कहीं हमारे देश में प्रेसिडेंट की है, उसकी बिना सलाह मशवरे के कोई भी डिसीजन नहीं किया जा सकता, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो पीपल का पार्टिसिपेशन है इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारा जो इलिटरेट वोट है वो ज़्यादा है, लोग ज़्यादा गरीब और इलिटरेट हैं, इसीलिए कॉमन पीपल जो हैं वो मतलब जो हमारा पुअर इलिटरेट वोट है वो इंक्रीज़ करता है, कॉमन पीपल को साथ लेकर आता है ताकि वो पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर बना सकें। और इसमें आगे जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जिस तरीके से काम करती है उस तरीके से अपनी पार्टी को वो या तो आगे बढ़ाते हैं या पीछे ले जाते हैं। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है कि जो भी इलेक्शन किया जा रहा है, इलेक्शन में जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना आइडिया वहाँ पे विथड्रॉ किया है या लोगों के सामने रखा है, तो क्या वो अपने आने वाले टेन्योर में उस चीज़ को मेंटेन कर पाता है कि नहीं। सो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।